कॉल किया और बोला कि सर मुझे 12 रजाई और 12 गद्दे चाहिए। तो उधर से जालसाज ने जवाब दिया कि मैडम भेज देंगे, लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से कुछ समय पहले जब 6 मिस कॉल वाली इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था तो मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो को आप इतना पसंद करेंगे। आप सबके इस प्यार और सम्मान के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आपको देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जो कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर नंबर को क्यों नहीं सर्च करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके कुछ और भी सवाल, जैसे कि नई सिम इश्यू होने के 24 घंटे तक तो कोई मैसेज नहीं आता, तो फिर ये फ्रॉड कैसे हो गया। एक और सवाल था कि यूपीआई से तो बस 1 लाख रुपये ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो फिर इस केस में इतने ज़्यादा पैसे कैसे ट्रांसफ़र हो गए। या फिर 6 मिस कॉल का मतलब कुछ दर्शकों को समझ नहीं आया। तो इस तरह के आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे पूरा देख लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बैंकों में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। आपको भी लगता होगा ना कि एक छोटी सी रकम किसी को अगर नए खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, आपका डेबिट कार्ड पिन, उसके पीछे लिखा CVV नंबर, या फिर उसके पीछे छपी हुई जो ग्रिड वैल्यू होती है, और इसके अलावा एक OTP भी आपको चाहिए होता है। किसी को छोटी सी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए इतना सब कुछ आपको चाहिए होता है, तो फिर ये जालसाज लोग बिना इन सब के आपके साथ ये फ्रॉड कैसे कर देते हैं। जी हाँ, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्रॉड करने वाले लोग 1000, 2000, लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए एक ही झटके में अलग अलग अकाउंटों में कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वह कौन सी तरकीब होती है इनके पास, वही मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर नंबर को आखिर क्यों नहीं सर्च करना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको समझाने के लिए मैं आपको 2 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊँगा। यह सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं और आप वहाँ तक सोच ही नहीं सकते जहाँ से लोग सोचना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि गूगल क्या है और ये कैसे काम करता है। वैसे तो मैक्सिमम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जिनको इस बारे में नहीं पता है। तो गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है। आप गूगल से जब भी कोई सवाल करते हैं वह अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करके आपको आपके सवालों के जवाब देता है। गूगल आपको जो भी रिजल्ट निकाल कर देता है उसमें बेसिकली 2 तरह का डेटा होता है। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है पेड। ऑर्गेनिक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पेड वाला होता है उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट मलाई चाप इन दिल्ली, तो इसमें गूगल आपको 2 तरह के रिजल्ट दिखाएगा। एक होगा ऑर्गेनिक, जैसे कि हो सकता है वीर जी मलाई चाप, उसको ऊपर दिखा दे। दूसरा होगा पेड, यानी कि इस कीवर्ड के लिए जिस भी ब्रांड ने गूगल पर बिडिंग की होगी उसका नाम आपको टॉप 10 लिस्ट में शो हो जाएगा। इसी तकनीक का फ़ायदा उठाकर पहले ये जालसाज लोग फ्रॉड किया करते थे। ये लोग बैंक के कीवर्ड्स जैसे कि पेटीएम KYC अपडेट का कस्टमर केयर नंबर, या फिर ICICI बैंक कस्टमर केयर नंबर, इस तरह के सभी कीवर्ड्स पर अपनी हाई बिडिंग लगाकर ये जालसाज अपने दिए गए नंबर्स को गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करवाते थे, जिसकी वजह से पीड़ित बहुत ही आसानी से इनके जाल में फंस जाता था। लेकिन अब काफ़ी सालों से बैंक अलर्ट हो गया है, तो बैंक जैसे ही इस तरह के रिजल्ट्स देखता है तो वो गूगल में रिपोर्ट करके उनको बंद करवा देता है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जब कभी बैंक थोड़ी सी भी ढिलाई करता है तभी ये लोग अपना काम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इन लोगों को आपकी सोच से लगभग 10 कदम आगे चलना होता है, तो इन लोगों ने अब एक नया तरीका ढूंढ लिया है, और इस नए तरीके का इस्तेमाल करके इनको पकड़ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये कौन से नए तरीके हैं, ये मैं आपको जो 2 घटनाएं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों घटनाओं से आपको अपने आप समझ आ जाएगा।
पीड़ित व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखने के लिए इस कहानी में मैं उनका नाम और जगह को बदल रहा हूँ। पीके शर्मा जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, शर्मा जी की गली में पिछले 2 दिन से एक जानवर मरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी गली में बदबू फैली हुई है और कीटाणु फैल रहे हैं। अब शर्मा जी ने आगे बढ़ते हुए सोचा कि किसी ना किसी को तो करना ही होगा। उन्होंने अपने पढ़े लिखे होने का इस्तेमाल किया और इनिशिएटिव लिया कि वह इस काम को करवाएंगे। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और गूगल पर सर्च किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेरठ। गूगल ने हर बार की तरह 2 रिजल्ट दिखाए, एक ऑर्गेनिक और दूसरा पेड। ऑर्गेनिक वाले लिंक में जो वेबसाइट थी उसमें बाहर कोई नंबर शो नहीं हो रहा था, और उसमें साइट के अंदर जाकर नंबर को सर्च करना पड़ता, और जो पेड था उसमें बाहर ही नंबर लिखा हुआ था। तो इंसान हमेशा पहले अपनी सहूलियत देखता है, और यहाँ शर्मा जी ने भी वही किया। जिस लिंक में नंबर शो हो रहा था उसी लिंक पर क्लिक किया और दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल पिक हुआ तो शर्मा जी ने बोला कि सर यहाँ पर हमारी गली में एक जानवर मरा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं, कोई उठाने नहीं आया, तो इसको उठाने का इंतज़ाम कीजिए। तो उधर से जालसाज ने बोला कि सर हमारे पास जब तक पीछे से कोई ऑर्डर नहीं आता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरी डिटेल भरकर एक फॉर्म जमा करना होगा और 100 रुपये की फ़ीस आपको ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैं अभी आपके मोबाइल पर एक फॉर्म भरने का लिंक और फीस जमा कराने का लिंक भेज देता हूँ। शाम तक आपके यहाँ पर हमारी गाड़ी आ जाएगी। यहाँ शर्मा जी ने सोचा कि 100 रुपये की तो बात है, चलो कर देते हैं। अब शर्मा जी के पास 2 लिंक आ गए। एक लिंक क्लिक करने पर एक फॉर्म खुल गया जिसमें लिखा हुआ था आपका नाम, गली नंबर, मरने वाले जानवर की डिटेल, इस तरह के कुछ बेफजूल के सवाल उसमें लिखे थे जो कि शर्मा जी को भरकर जमा कराने थे। और उसके साथ में एक और लिंक था जिसमें 100 रुपये पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए थे। दरअसल इन दोनों लिंक में से एक लिंक होता है आपका रिमोट मोबाइल एक्सेस का, या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग का, एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर टाइप के ये ऐप्स होते हैं। शर्मा जी ने 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए पहले अपना यूज़र नेम डाला, उसके बाद में UPI पासवर्ड वगैरह डाला होगा, और ये सब करते हुए जालसाज उनको अपने दूसरे मोबाइल से देख रहे थे। और उसके बाद शर्मा जी तो फॉर्म भरने में इस कदर बिजी हो गए कहीं फॉर्म भरने में उनसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन तब तक जालसाजों ने शर्मा जी का खाता जितना साफ़ किया जा सकता था उतना साफ़ कर दिया। कुल मिलाकर उस जानवर को उठवाना शर्मा जी को 72,000 रुपये का पड़ा। दूसरी घटना है गुरप्रीत कौर की, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में रहती हैं। घर में शादी का माहौल है और इस वजह से बैंक अकाउंट में पैसा भी अच्छा खासा रखा हुआ है। तभी उनको याद आता कि मेहमान आने वाले हैं और बिस्तरे कम पड़ जाएंगे, लेकिन काम बहुत है और जाने का आलस भी है। इसलिए उन्होंने मोबाइल पर ही उस गुरुद्वारे का नंबर सर्च किया जहां पर उन्हें रजाई और गद्दे मिल सकते थे। वही हर बार की तरह 2 तरह के रिजल्ट उनके सामने आ गए। उन्होंने भी उसी लिंक पर क्लिक किया जिसमें मोबाइल नंबर अवेलेबल था। कॉल किया और बोला कि सर मुझे 12 रजाई और 12 गद्दे चाहिए। तो उधर से जालसाज ने जवाब दिया कि मैडम भेज देंगे, लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, और जब आप बिस्तर वापस करेंगे तो 100 रुपये की सेवा लगेगी, बाकी 400 आपके उसी अकाउंट में वापस हो जाएंगे जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता चल ही गया है। जो लास्ट कहानी में हुआ था सेम वही इनके साथ भी हुआ, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि इनसे ठगी गई रकम बहुत ज़्यादा थी। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के हज़ारों तरीके इन लोगों के पास हैं। मैं अगर सारे बताने बैठूंगा तो 5 घंटे की वीडियो भी शायद छोटी पड़ जाए। आपको बस एक बात मान लेनी है कि आप इनके लेवल पर नहीं सोच सकते। ये लोग आपको कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जब आप किसी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने की सोचते हैं तो ये लोग आपको वहाँ पर भी नहीं छोड़ते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जितना हो सके ऑफलाइन काम कीजिए। अगर ऑनलाइन कुछ सर्च करना भी पड़ता है तो क्लिक करने से पहले जांच लीजिए कि जिस वेबसाइट पर आप क्लिक करने जा रहे हैं उस पर HTTPS लिखा हो, और जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। और एक बात ये कि मैक्सिमम कस्टमर केयर नंबर जो होते हैं या तो लैंडलाइन होते हैं या फिर 18 से शुरू होते हैं। जो टोल फ्री नंबर होता है 180 वाला, उससे शुरू होता है। मोबाइल नंबर अगर आपको लिखा मिले तो सावधानी से डील करें। चलिए अब बात करते हैं आपका अगले प्रश्न की, जिसमें आपने पूछा था कि नई सिम इशू कराने के बाद लगभग 24 घंटे तक कोई मैसेज नहीं आता, तो फिर इस केस में फ्रॉड कैसे हो गया। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि पहला तो ये कि
कुछ साल पहले जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था उस समय तक कुछ सर्विस प्रोवाइडर 2G से 4G सिम कन्वर्ट करने पर SMS सर्विस बंद नहीं करते थे। यह सब उसके बाद से कंपलसरी किया गया, उस समय तक ऐसा नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब कभी मत निकालिएगा कि सिम स्वैप वाला फ्रॉड अब नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, जब आदमी के दिन खराब होते हैं तो ऊँट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो 24 घंटे कैसे निकलते हैं आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ। शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे मेरी सिम अचानक से बंद हो गई। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि मेरी सिम बंद हो गई है। रात को नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ देखने लग गए, रात कब कट गई पता ही नहीं चला। और अगले दिन संडे था इसलिए मैं बहुत लेट उठा। उसके बाद दोपहर में क्रिकेट खेलने चले गए। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। शाम को रात में कहीं जाकर मुझे एक कॉल करने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कॉल किया तो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था और लिखा हुआ आ रहा था कि सिम कार्ड नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। मुझे लगा कि शायद मोबाइल सिग्नल छोड़ गया है, रीस्टार्ट करने पर ठीक हो जाएगा। तब वाईफाई से कनेक्टेड मैं जो मेरा व्हाट्सअप था उससे मैंने व्हाट्सअप कॉल करके अपना काम निकाल लिया। अगले दिन मंडे था तो मंडे को ऑफिस जाने की जल्दी थी, तो मुझे पता चला कि मेरी सिम बंद हो गई है। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, लेकिन 12 बजे मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने किसी लड़के का मोबाइल लिया और कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी सिम को पहले ब्लॉक करवाया। इसके बाद लगभग मैं 4 बजे एयरटेल के स्टोर पहुंचा और वहां पर जाकर जब नई सिम इशू करवाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आना होगा। लेकिन उस समय पर मेरे पास अपनी ओरिजिनल आईडी नहीं थी। तो अगले दिन मंगलवार को लगभग 11 बजे मुझे अपनी सिम वापस मिली। मैंने उनसे पूछा कि आखिर सिम आपने अपने आप कैसे बंद हो गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिम आपकी पुरानी हो गई थी जो कि आपके नए हैंडसेट में सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए आपको अब नई सिम लेनी पड़ेगी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना जागरूक होते हुए भी मेरी सिम जो शनिवार को बंद हुई थी वह मुझे लगभग मंगलवार को मुझे मिली, 24 घंटे छोड़िए 48 घंटे बाद। और जालसाजों को अपना काम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे और 10 मिनट चाहिए होते हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि यूपीआई के थ्रू इतने पेमेंट तो नहीं की जा सकती, फिर इस केस में ये कैसे हो गई। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो रकम ट्रांसफ़र की गई थी उसमें यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया था। यूपीआई से आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस फ्रॉड को करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया था और टोटल 28 ट्रांजैक्शंस की गई थी और 14 अलग खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। बाद में पुलिस वालों ने 24 लाख रुपए रिकवर भी किए, बाकी पैसे रिकवर नहीं हो पाए। इसके बाद आपका आखिरी सवाल जो लोगों ने पूछा था कि इस पूरी वीडियो में 6 मिस कॉल का क्या मतलब है, 6 मिस कॉल से फ्रॉड कैसे हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ कुछ लोगों को। देखिए इस वीडियो का जो थंबनेल था उसमें लिखा था 6 मिस कॉल और अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए गायब। तो ये जो टैगलाइन थी वो मैंने अपने पास से नहीं बनाई थी। जब न्यूज़पेपर में खबर छपी थी तब सभी न्यूज़पेपर में यही टैगलाइन थी कि बस 6 मिस कॉल और 1,86,00,000 रुपए अकाउंट से गायब। तो सभी न्यूज़ वालों ने ये टैगलाइन क्यों दी थी, उसका रीज़न ये था कि जो पीड़ित व्यक्ति थे वो मुंबई के रहने वाले थे। उन्हें बस इतना पता था कि उन्होंने किसी को कोई OTP नहीं दिया और ना ही कोई किसी को CVV नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर कुछ नहीं दिया। बस इतना पता कि रात में 12 से 1 के बीच में 6 मिस कॉल आए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और सुबह उठकर देखा तो उनके खाते से लगभग 1,86,00,000 रुपए गायब थे। इसलिए इस वीडियो का नाम भी 6 मिस कॉल रखा गया। इसे चाहें तो आप इंटरनेट पर 6 मिस कॉल फ्रॉड के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, आपके सामने पूरी न्यूज़ आ जाएगी। 6 मिस कॉल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि पीड़ित व्यक्ति को रात के समय अलग अलग नंबर से लगभग 6 बार मिस कॉल आई। वो इसलिए की गई थी ताकि वह परेशान होकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और उसको किसी भी तरह का बैलेंस कटने का मेल या फिर नोटिफिकेशन ना आए और जालसाजों का काम आसान हो जाए। ऐसा होने पर आपको कभी भी मोबाइल ऑफ नहीं करना चाहिए, भले ही आप उसको साइलेंट मोड पर कर दें। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ आया होगा और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।